सपोज कि मेरे पास दो सिनेरियोज हैं, दो बैंक्स हैं जिनके ऊपर मैं पैसे इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। सपोज मैंने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए एक बैंक में, जहाँ पे मुझे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। मुझे 2 सालों के लिए पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। 10,000 रुपीज मैंने इन्वेस्ट किए, तो 10% के हिसाब से मुझे पहले साल में 1,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिल गया। अब ये 1,000 मिला के मेरी अमाउंट हो गई 11,000। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ये पैसे री इन्वेस्ट हो जाते हैं, तो ये पैसे री इन्वेस्ट हो जाते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। ये पैसे भी, इंटरेस्ट के पैसे जो 1,000 थे वो भी री इन्वेस्ट हो गए, यानी कि 11,000 मेरा बन गया प्रिंसिपल अगले साल के लिए। 11,000 के ऊपर 10% से मुझे इंटरेस्ट मिला 1100, तो मेरी टोटल अमाउंट हो गई 12,100। तो मेरी टोटल इनकम हो गई, मैंने इन्वेस्ट किया था 10,000, लेकिन अब मुझे मिल रहे हैं 12,100, तो 2,100 का मुझे प्रॉफिट हो गया। सपोज यही पैसे मैं इन्वेस्ट करती किसी और बैंक में, जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% ही है, दोनों में इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, लेकिन वहाँ पे क्या बैंक मुझे ये ऑप्शन दे रहा है, और यहाँ पे भी मैं 2 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रही हूँ, और बैंक मुझे ऑप्शन दे रहा है कि आपके पैसे हर 6 महीने बाद री इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो अगर 10% पूरे साल का है तो 5% होगा हाफ ईयर का, 5% हाफ ईयर का होगा। तो सपोज जिस साल में मैंने पैसे इन्वेस्ट किए, 1 जनवरी को इन्वेस्ट किए, तो 10,000 के हिसाब से 5% के ऊपर मेरे को इंटरेस्ट मिल गया 500 का। मेरी अमाउंट थी, प्रिंसिपल था 10,000 प्लस 500, ये बन गए मेरे 6 महीने बाद 10,500। अब ये 500 का इंटरेस्ट अगले 6 महीने के लिए री इन्वेस्ट हो गया, यानी यही मेरा अगले 6 महीने का प्रिंसिपल बन गया 10,500। तो इस 10,500 के ऊपर 5% से फिर से मुझे प्रॉफिट इंटरेस्ट मिला, जो कि हो गया 10, ये हो गया मेरा 11,025। तो एक साल के बाद मेरी अमाउंट हो गई 11,025, जबकि यहाँ पे मेरी अमाउंट हुई थी 11,000। अब ये पैसे अगले दो 6 महीने आएंगे, हाफ ईयर्स आएंगे, फिर से अगले साल के शुरुआत के 6 महीने के लिए फिर से मेरे ये पैसे इन्वेस्ट हो गए। तो 1125 के ऊपर 5% से मुझे 550, अराउंड 550 मिले। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो मेरे पैसे हो गए 11,576 हो गए अराउंड अप्रोक्सीमेटली। अब 6 महीने और पड़े हैं 2 साल के खत्म होने में, तो 11,576 अगले 6 महीने के लिए फिर से मेरे पैसे पूरे के पूरे इंटरेस्ट के हिसाब से इन्वेस्ट हो गए। यहाँ पे मेरे पास आया अराउंड 579 रुपीज का इंटरेस्ट। तो मेरे पैसे कितने हो जाएंगे, अब मेरे पैसे हो जाएंगे 12,155। यहाँ पे मुझे इनकम कितनी हुई 1255, इन्वेस्ट किया था 10,000, 2155, जो कि 2,100 से डिफरेंट है। हालांकि दोनों के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम था, लेकिन क्या फर्क है, यहाँ पे कंपाउंडिंग की जा रही है एनुअली, यानी कि एक साल के बाद इंटरेस्ट इन्वेस्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कंपाउंडिंग की जा रही है हाफ ईयरली। 6 महीने के बाद मेरे पैसे री इन्वेस्ट हो रहे हैं इंटरेस्ट के इंक्लूडिंग, इसके लिए मेरे को ज्यादा अमाउंट मिल रहा है और मेरी इनकम ज्यादा बढ़ रही है। इससे हमें ये पता चलता है कि अगर ये नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट था हमारा 10%, लेकिन इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों केसेस में अलग है। नॉमिनल दोनों में 10% था, लेकिन इफेक्टिव दोनों में अलग अलग है। सेकेंड केस में मेरा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है कि कंपाउंडिंग साल में कितनी बार की जा रही है। हाफ ईयरली होगा तो ज्यादा होगा, क्वार्टरली होगा और भी ज्यादा होगा, मंथली होगा तो और भी ज्यादा होगा। तो ये एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं 13.2, इसमें हम यही वाले क्वेश्चंस करेंगे और हम निकालेंगे CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। इसमें मैं आपको लॉग टेबल्स को देखना भी सिखाऊंगी और एंटी लॉग को भी देखना सिखाऊंगी। तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला हम इसको साथ करते करते ही करेंगे एक्सरसाइज को, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर कोई नया कॉन्सेप्ट होगा वो भी मैं
एक्सप्लेन करती जाऊंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न विच इज इक्विवेलेंट टू अ स्टेटेड रेट। जैसे कि पिछले मैंने एग्जांपल लिया, वहां पे स्टेटेड रेट था 10%, यहाँ पे स्टेटेड रेट है 8%, कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली अगर कंपाउंडिंग होगी तो वो 8% से कहीं ज्यादा हमारा इफेक्टिव रेट होगा। तो फॉर्मूला के लिए हमें क्या क्या चाहिए, पहले आर है आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 8% पर एनम। अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है क्वार्टर के हिसाब से। हम एक टर्म ले रहे हैं यहाँ पे पी, स्मॉल पी ले रहे हैं। पी डिनोट करता है कि कितने कन्वर्जन पीरियड है, मतलब कितने टाइम के बाद वो री इन्वेस्ट हो जाता है। तो जैसे कि आपको पता है एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, एक क्वार्टर 3 महीने का होता है, साल में 12 महीने होते हैं, तो एक साल के अंदर 4 क्वार्टर्स होते हैं। हमारा फॉर्मूला होगा इफेक्टिव रेट का, इफेक्टिव रेट पहले पर रुपए का फॉर्मूला होगा 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू पी की कितनी बारी कंपाउंडिंग की गई, रेस टू पी माइनस 1, ये होगा। तो 1 प्लस 8 अपॉन 100, अब पी क्या है 4, 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 400 रेस टू 4 माइनस 1। तो इफेक्टिव रेट पर रुपये आ जाएगा यहाँ पे, इसको हम करेंगे तो 102, तो 102 अपॉन 100 यानी कि 1.02 रेस टू 4 माइनस 1। ये वैल्यू आपको दी हुई है यहाँ पे, तो हम इस वैल्यू को यूज करेंगे 1.024 माइनस 1, तो 0.0824। ये था इफेक्टिव रेट पर रुपी। अगर हमें परसेंटेज में निकालना हो तो हम क्या करेंगे 0.02824। जब भी डेसिमल से या फ्रैक्शन से परसेंटेज कैलकुलेट करना हो, 100 से हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका इफेक्टिव रेट होगा 8.24%। तो देखो अभी नॉमिनल रेट था 8%, इफेक्टिव रेट है 8.24%, जो कि ज्यादा होगा क्योंकि कंपाउंडिंग क्वार्टरली की जा रही है। अब यहाँ पे ये जो नॉमिनल है इसके कई नाम है, आपको क्वेश्चन में कभी बोलेंगे स्टेटेड रेट, कभी बोलेंगे डिक्लेयर्ड रेट, तो आप कंफ्यूज मत होना, नॉमिनल स्टेटेड डिक्लेयर्ड एक ही बात है। तो कभी किसी क्वेश्चन में हमसे नॉमिनल निकालने को पूछ सकते हैं और इफेक्टिव रेट दिया होगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा इस एक्सरसाइज में। तो करते हैं आगे कंटिन्यू। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड में ही आ गया वो। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द डिक्लेयर्ड रेट ऑफ रिटर्न, यानी नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न हमें निकालना है कंपाउंडेड सेमी एनुअली विच इज इक्विवेलेंट टू 6% इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। तो आपका इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 6%, आपको निकालना है डिक्लेयर्ड रेट। कंपाउंडिंग की जा रही है सेमी एनुअली, यानी कि साल में कितने हाफ ईयर्स होते हैं 2, तो P होगा आपका 2, P होगा 2। अब इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू पी और रेस टू पी माइनस 1, और इंटू 100 भी हो जाता है, ठीक है 6% है तो इंटू 100, ऐसे भी कर सकते हो। अब ये आपको दे रखा है 6, अब 100 को इधर ले आओ, 6 अपॉन 100 हो जाएगा 0.06, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 प्लस आर अपॉन 200 रेस टू 2 माइनस 1। अब इस माइनस 1 को इधर लेके आओ तो प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.06, 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू 2। अब हम क्या करते हैं दोनों साइड के पावर का 1/2 ले लेते हैं, यानी कि 1.06 रेस टू 1/2 एंड 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू 2 1/2। ये हमने इसलिए किया ताकि हम इस q को एलिमिनेट कर सके, और हमें प्लस यहाँ पे वैल्यू भी दे रखी है 1.06 रेस टू 1/2 की वैल्यू है 1.0296, ये आ गया 1 प्लस आर अपॉन 100। आर अपॉन 100 इधर रखो, 1 को इधर ले जाओ माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.0296, तो आर आपका आ जाएगा 0.0296 इंटू 100, ये हो जाएगा आपका, एक मिनट 200 था, सॉरी 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 5.92%। तो डिक्लेयर्ड रेट आपका आ जाएगा 5.92%, और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2।
फर्स्ट में हमें इफेक्टिव रेट पूछा था, सेकंड में हमें डिक्लेयर्ड रेट पूछा है। आगे करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। नेक्स्ट है, फाइंड द इफेक्टिव रेट विच इज इक्विवेलेंट टू नॉमिनल रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड मंथली। कंपाउंडेड मंथली, तो दैट मीन्स पी आ जाएगा आपका 12, पी आ जाएगा आपका 12, आर है आपका 10% पर एनम। फॉर्मूला लगाएंगे इफेक्टिव रेट का। इफेक्टिव रेट 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू पी रेस टू पी माइनस 1 इंटू 100। यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस आर है 10 और पी है 12, तो 1200 रेस टू 12 माइनस 1 इंटू 100। ये आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 1 अपॉन 20, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो आपको दिया होगा ना उसी के बेस पे आप अंदाजा लगा लेना, 1.00833। इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा, पहले एलसीएम लेके 121 अपॉन 120 आएगा, उससे डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस 1 इंटू 100। ये आपको वैल्यू दे रखी है 1.1047 माइनस 1 इंटू 100, 0.1047 इंटू 100, क्या आ जाएगा 10.47% आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट करते हैं, फोर्थ है, फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न इक्विवेलेंट टू डिक्लेयर्ड रेट ऑफ 12%। अलग अलग केसेस दे रखे हैं, तो रेट है आपका 12%। पहले केस में है सेमी एनुअली, तो पहले केस में सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली, तो पी हो जाएगा आपका 2, पी होगा आपका 2। तो इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला के लिए हम लिखेंगे 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू पी रेस टू पी माइनस 1 इंटू 100। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 प्लस आर है आपका 12, तो 12 अपॉन 2 इंटू 100 यानी 200 रेस टू 2 माइनस 1 इंटू 100। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 200 प्लस 12, 212 अपॉन 200, ये हो जाएगा आपका 1.06 रेस टू 2 माइनस 1 इंटू 100। ये आपको वैल्यू दे रखी है 1.1236 माइनस 1 इंटू 100। 0.1236 को 100 से करेंगे तो 12.36%। तो फर्स्ट का आंसर आपका ये आ जाएगा। सेकेंड, क्वार्टरली। अब आगे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बढ़ता जाएगा, क्योंकि अभी सेमी एनुअली था, अब क्वार्टरली है। क्वार्टरली है तो हम निकालेंगे इफेक्टिव रेट 1 प्लस आर है आपका 12। अब क्वार्टरली है तो साल के अंदर कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4, तो 4 बार कंपाउंडिंग होगा, तो यहाँ पे आएगा 400 रेज टू 4 माइनस 1 इंटू 100। यहाँ पे आ जाएगा 3 एंड 100, तो 1.03 रेज टू 4 माइनस 1 इंटू 100। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है ये 1.1255 माइनस 1 इंटू 100, तो 0.1255 इंटू 100 यानी 12.55% आपका आंसर। नेक्स्ट है, इफेक्टिव रेट निकालना है, कंपाउंडिंग हो रही है मंथली, यानी P 12 हो जाएगा 1 प्लस 12 अपॉन 1200, ये हो जाएगा आपका 100 रेज टू 12 माइनस 1 इंटू 100, तो 1 अपॉन 100 यानी कि 1.01 रेज टू 12 माइनस 1 इंटू 100। इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 1.1268 माइनस 1 इंटू 100, 0.1268 आ जाएगा इंटू 100, तो 12.68%। जैसे जैसे कंपाउंडिंग बढ़ती जा रही है आपका ये बढ़ता जा रहा है इफेक्टिव रेट। आगे है कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअसली का सीधा फॉर्मूला होता है, कंटिन्यूअसली का फॉर्मूला है e रेज टू i माइनस 1।
आई क्या है यहाँ पे, आर अपॉन 100 है, यानी कि 12/100 है, तो 12/100 आ जाएगा यहाँ पे 0.12, तो यहाँ पे लग जाएगा e रेज टू 0.12 माइनस 1 इंटू 100। आपको ये भी वैल्यू दे रखी है 1.1275 माइनस 1 इंटू 100, मल्टीप्लाई करेंगे पहले 0.1275 इंटू 100, तो 12.75% आंसर। नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ। Mrs. Renu has two investment options, 8.4% per annum compounded monthly और 8.5% per annum compounded semi annually। तो पहले में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है नॉमिनल, लेकिन कंपाउंडेड मंथली की जा रही है। दूसरे में रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, 8.5% है, लेकिन कंपाउंडेड थोड़ी कम की जा रही है, यानी कि 6 महीने बाद की जा रही है। विच ऑप्शन इज बेटर फॉर मिसेस रेनू, तो हमें निकालना पड़ेगा। पहले केस में कंपाउंडेड की जा रही है, कंपाउंडिंग मंथली की जा रही है, तो पी आपका हो जाएगा 12। तो हम दोनों का इफेक्टिव रेट निकालेंगे। जब भी दो ऑप्शंस का हमें कंपैरिजन करना हो, हम नॉमिनल के बेसिस पे नहीं कर सकते, हमें इफेक्टिव रेट निकालना पड़ेगा। तो 1 प्लस आर अपॉन 100, यहाँ पे आर है 8.4, कंपाउंडिंग की जा रही है मंथली, तो 1200 रेज टू 12 माइनस 1 इंटू 100, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 8.4 को आप 1200 से डिवाइड करोगे तो 1.007, 1 से प्लस करोगे तो आ जाएगा 1.007, 12 माइनस 1 इंटू 100। ये आपको वैल्यू दे रखी है 1.0873 माइनस 1 इंटू 100, माइनस 1 कर दोगे तो 0.0873 इंटू 100, तो 8.73%। ये आपका ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 2 में कंपाउंडिंग की जा रही है सेमी एनुअली, यानी कि पी आ जाएगा आपका 2, पी आ जाएगा आपका 2। तो इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे 1 प्लस 8.5 अपॉन 200 रेज टू 2 माइनस 1 इंटू 100, तो 8.5 को 200 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 0.025, तो प्लस 1 कर देंगे तो ये आ जाएगा रेज टू 2 माइनस 1 इंटू 100। ये आपको वैल्यू दे रखी है 1.0868 माइनस 1 इंटू 100, 0.0868 इंटू 100, 8.68%। तो पहली ऑप्शन बेटर है, तो उसको पहली ऑप्शन के लिए जाना चाहिए। नेक्स्ट है मिस्टर दीपांशु wants to make an investment of 10,000 for 5 years। मिस्टर दीपांशु इन्वेस्ट करना चाहते हैं 10,000 5 सालों के लिए। He has two options. First option fetches him a return of 8% compounded semi-annually. Second option fetches him a return of 7.5% compounded quarterly. फर्स्ट ऑप्शन में रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है, 8% है नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, और सेकंड ऑप्शन में 7.5%। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में हर 6 महीने बाद कंपाउंडिंग होती है, लेकिन सेकंड ऑप्शन में हर 3 महीने बाद क्वार्टरली होती है। तो आपको देखना पड़ेगा इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि नॉमिनल से कुछ आइडिया नहीं है, तो विच इन्वेस्टमेंट ऑप्शन शुड ही गो फॉर। तो पहले हम फर्स्ट ऑप्शन करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन में इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे 1 प्लस आर, आर है आपका फर्स्ट ऑप्शन में 8, और फर्स्ट ऑप्शन में आपको कंपाउंडिंग की जा रही है सेमी एनुअली, यानी हाफ ईयरली, साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, तो 2, तो 2 इंटू 100 यानी 200 रेज टू 2 माइनस 1 इंटू 100। यहाँ पे हम करेंगे 1 प्लस 2 अपॉन 100 यानी 4 अपॉन 100 कर लो, तो 1.04 आ जाएगा, 1.04, 1 प्लस कर देंगे तो 0.04 ऐड कर देंगे, तो 1.04, 2 रेज टू 2 माइनस 1 इंटू 100। ये आपको वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 1.0816 माइनस 1 इंटू 100,
0.0816 इंटू 100, तो यहाँ पे उनको इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है 8.16%। ये था ऑप्शन नंबर 1। अब है ऑप्शन नंबर 2, उसमें आप इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे। पी है उसके अंदर, कंपाउंडिंग की जा रही है क्वार्टरली, साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो यहाँ पे 1 प्लस, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.5, तो 7.5 अपॉन 400 रेज टू 4 माइनस 1 इंटू 100। यहाँ पे आ जाएगा 7.4 को 400 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0.01875, उसमें 1 ऐड कर देंगे तो 1.01875। आप कहीं से अंदाजा लगा लेना कि क्या है, कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। -1 इंटू 100, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1.0771 माइनस 1 इंटू 100, 0.0771 इंटू 100 यानी कि 7.71%। तो ही शुड गो फॉर ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि वहां पे उसका इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है, तो बेटर है। 7th, Mrs. Vandana invested 35,000 in shares of a company and reinvested the earnings every year in buying the shares of the same company। तो मिसेस बंदा ने एक कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, तो जो भी उनको अर्निंग आती है, इससे डिविडेंड आ रहा होगा, जो भी आ रहा होगा, उसको वो उसी कंपनी के शेयर्स खरीदने में फिर से इन्वेस्ट कर देते हैं। एट द एंड ऑफ 5 years वैल्यू ऑफ शेयर्स इंक्रीज टू 56,000। तो 5 सालों के बाद ऐसे ही री इन्वेस्ट होते 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 उनकी इन्वेस्टमेंट हो गई 56,000। कैलकुलेट द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ हर इन्वेस्टमेंट। ये क्वेश्चन करने के पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बता रही हूँ, CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CAGR बोलते हैं इसको। CAGR में बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट के जैसा होता है कि से हमने पैसे इन्वेस्ट किए, जो भी आया था कंपनी ने फिर से उनको भी यूज कर लिया उसी कंपनी के शेयर्स खरीदने में, और ऐसे ऐसे कर करके पैसे और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो 5 सालों के बाद, एन है आपका 5 years, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वैल्यू यानी कि से 5 सालों के बाद 10 सालों के बाद जो वैल्यू होगी उसको बोलते हैं फाइनल वैल्यू, अपॉन प्रेजेंट वैल्यू, जितने के अभी शेयर्स हमने खरीदे होंगे, रेज टू 1 अपॉन एन माइनस 1 इंटू 100। ये होता है फॉर्मूला CAGR का। ये है CAGR का फॉर्मूला। इस क्वेश्चन में आपको एन दे रखा है, 5 years। आपकी फाइनल वैल्यू आ रही है 56,000 हो गए, और आपकी ये प्रेजेंट वैल्यू है 35,000। इस क्वेश्चन को हम करेंगे लॉग टेबल्स की हेल्प से। इनफैक्ट जितने भी क्वेश्चन बचे हैं हम उनको करेंगे लॉग टेबल्स की हेल्प से, तो आपको वो देखना भी आ जाएगा। तो ये है फाइनल वैल्यू, ये है प्रेजेंट वैल्यू, हमें बस यही चाहिए था। तो CAGR निकालते हैं। CAGR 56,000 divided by 35,000 raised to 1 upon 5 minus 1 into 100। तो ये आ गया आपके पास। 56 को 35 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 1.6 आ गया, रेज टू 1 अपॉन 5 माइनस 1 इंटू 100। अब ये कैसे निकालेंगे, 1.6 रेज टू 1 अपॉन 5, इसको हम बना देंगे x इज इक्वल टू 1.6 रेज टू 1 अपॉन 5। अब हम यूज करेंगे लॉग टेबल्स का। लॉग टेबल्स के लिए मैंने इसी के एंड में लॉग टेबल्स यहाँ पे दिखाए हुए हैं। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमने एज्यूम किया 1.6 रेज टू 1 अपॉन 5। लॉग टेबल्स निकालने के लिए मुझे x की वैल्यू देखनी है। सबसे पहले मैं दोनों साइड का लॉग ले लूंगी, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स। तो यहाँ पे आ जाएगा log x, और यहाँ पे आ जाएगा पावर आगे आ जाती है, तो 1 अपॉन 5 log 1.6। लॉग देखने के लिए हमें एक चीज का ध्यान रखना होता है कि ये जिसका भी लॉग देखना है वो 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है।
आने वाले क्वेश्चंस में 1 से छोटी वैल्यू भी आएगी, अभी ये 1 से बड़ी है तो मैं उसके बारे में बता रही हूँ। 1.6 ये 1 से बड़ा होता है। तो लॉग टेबल देखने के लिए एक बार डेसिमल को भूल के 16 का लॉग देखते हैं। तो 16 के सामने 0 के नीचे ये वैल्यू है 2041, तो इसको लिख देते हैं 2041। अब हम क्या करेंगे, देखना है कि डेसिमल के पहले कितने डिजिट्स हैं। यहाँ पे डेसिमल के पहले एक ही डिजिट है, एक ही डिजिट है, तो 1 माइनस 1 0, यहाँ पे लगा देंगे 0 और यहाँ पे 1/5 एज इट इज लिख देंगे, इज इक्वल टू लॉग एक्स। ये आ गया हमारे पास वैल्यू। अब लॉग एक्स 0.2041 को 5 से डिवाइड किया तो आ गया 0.0408 एक्स। अभी लॉग एक्स इतना आ गया। एक्स देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग, एंटी लॉग ऑफ 0.0408, इसका हमें देखना पड़ेगा एंटी लॉग। वो हम देखते हैं एंटी लॉग टेबल में, जो कि यहीं पे है। तो हमें एंटी लॉग देखना है 0.0408 का। तो 0.04 ये है 0.04 और उसके सामने है 0, 1096 हो गया, और 8 ये मीन वैल्यू ले लेंगे 2, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे 1098, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1098। अब हमें क्या करना है, एंटी लॉग देखते टाइम हमें ये देखना होता है कि डेसिमल के पहले कौन सा डिजिट है। लॉग देखते टाइम हम क्या देखते हैं, कितने डिजिट है पॉइंट के पहले। यहाँ पे हमें पॉइंट के पहले कौन सा डिजिट है, 0, तो 0 + 1 1, तो एक डिजिट के बाद 0 लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो एंटी लॉग वैल्यू आ जाएगी इसकी 1.098, 1.098। अब हम इसी वैल्यू को वहां पे पुट कर देंगे जहां पे हमने x लिया था, 1.098 यहाँ पे लिख लेते हैं अपने क्वेश्चन में। वो वाला जो भी मैंने प्रोसीजर किया है वो आप यहाँ पे करके दिखा देना। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 1.098 माइनस 1 इंटू 100, ये हो गया आपका 0.098 इंटू 100, 9.8%। तो आपका CAGR आ जाएगा 9.8%। ये आ जाएगा आपका 7th क्वेश्चन। आने वाले सभी क्वेश्चन हम लॉग और एंटी लॉग से करने वाले हैं। ऑल्दो आपको पेपर में 99% चांस है कि वैल्यू दी जाएगी, बट लॉग टेबल्स भी देखना आना चाहिए। मे बी दे दें लॉग टेबल्स तो आपको उससे भी देखना आ जाएगा। नेक्स्ट है, मिस्टर मोहन इन्वेस्टेड 5000 इन अ फंड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो मिस्टर मोहन ने इन्वेस्ट किए हैं 5000 कहीं पे, 2018 की स्टार्टिंग में शुरू किया। By the end of year 2018, his investments was worth 9000। तो 2018 के एंड में उनकी इन्वेस्टमेंट 5000 से बढ़ के हो गई 9000। नेक्स्ट ईयर मार्केट क्रैश। म्यूचुअल फंड का ऐसे ही होता है कि जब मार्केट क्रैश होती है तो आपकी जो NAV होता है, जो भी आपने इन्वेस्ट किया होता है, उसके हिसाब से कम ज्यादा होता रहता है, क्योंकि शेयर्स की वैल्यू कम ज्यादा होती रहती है। And he lost 3000 and ending up with 6000 at the end of the year 2019। कम होके रह गए 6000। अगले साल नेक्स्ट ईयर 2020 he gained 4500 and ending up with 10500 at the end of the year। तो 2020 के एंड में उनकी फाइनल वैल्यू कितनी हो गई, 10500। तो बीच में कितना कितना लॉस हो वो नहीं हमें देखना, हमें बस ये देखना है कि शुरू में कितना इन्वेस्ट किया था, फाइनल वैल्यू कितनी हो गई है। फाइनल वैल्यू हो गई है 10500। अब हमें निकालना है n, कितने सालों में। उन्होंने शुरू किया था बिगिनिंग ऑफ 2018 और यहाँ पे ये पैसे आए हैं एंड ऑफ 2020। तो 18 का पूरा साल, 19 का पूरा साल, 20 का पूरा साल, यानी कि 3 सालों में ये वैल्यू आई है। तो n हो जाएगा आपका 3। अब हमें निकालना है CAGR। CAGR के लिए फॉर्मूला FV/PV raised to 1/n minus 1 into 100। ये आ जाएगा 10500 divided by 5000 1/3 minus 1 into 100। ये 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2.1। ठीक है, 105 को 50 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.1।
2.1 रेज टू 1/3 माइनस 1 इंटू 100। अब हमें वैल्यू दी होगी तो वो पुट कर लेंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे अभी, लॉग लेट x इज इक्वल टू 2.1 रेज टू 1/3 इसकी वैल्यू निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल्स। तो ये निकालते हैं। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमें निकालना है 2.1 रेज टू 1/3, तो log x इज इक्वल टू 1/3 log 2.1। अब हमें देखना है कि क्या ये 1 से बड़ा है 2.1, यस ये 1 से बड़ा है। तो एक बार के लिए डेसिमल को ना कंसीडर करते हुए 21 के सामने देखते हैं, जीरो के नीचे 21 के सामने जीरो के नीचे ये है हमारी वैल्यू 3222। अब हमें देखते हैं कि डेसिमल के पहले कितने डिजिट है, एक ही डिजिट है, एक ही डिजिट है, तो 1 माइनस 1 यहाँ पे लग जाएगा 0। इसको हम 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.1074। अब log x इतना है तो x की वैल्यू निकालनी है, तो हम एंटी लॉग निकाल लेंगे 0.1074 का। तो अब हमें चाहिए एंटी लॉग ऑफ 0.1074, वो हम देख लेते हैं एंटी लॉग टेबल से। ओके, तो यहाँ पे हमें एंटी लॉग चाहिए 0.1074 का। तो 0.10 के सामने और 7 है ये, और 4 है मीन वैल्यू ये, तो 1279 प्लस 1 ये हो जाएगा 1280, या 128 लगा लो, 128। अब देखना है कि डेसिमल के पहले कौन सा डिजिट है, जीरो डिजिट है, 0 प्लस 1 1, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, वैल्यू आ गई हमारे पास 1.28। 1.28 इसको हम पुट कर देते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 में, 1.28। यहाँ पे पुट करेंगे इसको 1.28 माइनस 1 इंटू 100, 0.28 इंटू 100 क्या आ गया आपका 28%, तो उनका CAGR आ जाएगा 28%। आगे बढ़ते हैं, 9th, भंडारी इन्वेस्टेड ₹10,000 इन अ पोर्टफोलियो। तो प्रेजेंट वैल्यू है 10,000। अब यहाँ पे दे रखा है कि पहले 12,000 हो गया, फिर 12,500, फिर 13, फिर 18,000 हो गया, यानी फाइनल वैल्यू हमें देखनी है CAGR में 18,000 हो गई, फाइनल वैल्यू हो गई हमारी 18,000। अब हमें देखते हैं कितने सालों में, देखो शुरू किया था उन्होंने अप्रैल 1 2012 को, तो 13 तक एक साल, फिर दूसरा साल, फिर तीसरा साल 15 तक, और फिर चौथा साल 16 तक। 13, 14, 15 एंड 16, 4 साल हो गए, तो n हो जाएगा हमारा 4। अब हम CAGR लिखते हैं, CAGR का फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा FV अपॉन PV रेज टू 1/n माइनस 1 इंटू 100, तो 18,000 अपॉन 10,000 रेज टू 1/4 माइनस 1 इंटू 100, तो 1000, 3 0 से 3 0 कट गए, 1.8 आ गया यहाँ पे, 1.8 रेज टू 1/4 माइनस 1 इंटू 100। अब हमें चाहिए 1.8 रेज टू 1/4। लॉग टेबल्स की तरफ चलते हैं, लॉग टेबल्स। तो यहाँ पे लिखते हैं x है हमारा 1.8 रेज टू 1/4, दोनों साइड का लॉग ले लेंगे, log x इज इक्वल टू 1.8।
अब देखना है कि क्या ये 1 से बड़ा है, यस बड़ा है। छोटा होगा 1 से तो क्या करना है, वो इक्वेशन आएगा उसमें मैं बताऊंगी। तो 1.8 से बड़ा है। अब पहले तो बिना डेसिमल को सोचते हुए 18 के सामने देखेंगे। 18 के सामने वाली वैल्यू है 2553, तो यहाँ पे लिख देंगे 2553। अब डेसिमल के पहले कितने डिजिट्स हैं, एक ही डिजिट है, एक डिजिट है, एक माइनस एक जीरो, तो यहाँ पे लगा देंगे जीरो और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 से, 4 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 0.0638। अब log x ये है तो एंटी लॉग कर लो इस साइड का, हमारे पास आ जाएगा x। एंटी लॉग देखना है 0.0638, एंटी लॉग देखना है हमें 0.0638 का। तो 0.06 के सामने 3, ये है 31156 और 8 है ये 2, तो ऐड कर दो 1158 आ गया। 1158 डेसिमल के पहले कौन सा डिजिट है, 0, 0 प्लस 1 1, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो 1.158। इसको हम पुट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन में, 1.158 इस वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं 1.158। यहाँ पे तो 1.158 माइनस 1 इंटू 100, 0.158 इंटू 100 यानी कि 15.8% हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट करते हैं। मिस्टर त्रिपाठी इन्वेस्टेड 10,000 इन अ कंपनीज फंड। 10,000 इन्वेस्ट किया उन्होंने, तो प्रेजेंट वैल्यू है 10,000। His yearly investment value are shown in the table given below। तो ये है उनकी फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू आ गई है 9400। इन्वेस्ट किया था 10,000, यानी नेगेटिव रिटर्न है। नेगेटिव रिटर्न भी हमें कैलकुलेट करना है। एन कितना होगा, 3 साल है यहाँ पे, 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 CAGR निकालेंगे। FV अपॉन PV रेज टू 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू 100, तो वैल्यू 9400 अपॉन 10,000 रेज टू 1 अपॉन 3 माइनस 1 इंटू 100, ये हो जाएगा आपका 94 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 0.9795 रेज टू 1 अपॉन 3 माइनस 1 इंटू 100। अब हमें ये वैल्यू निकालनी है, हम इसको मान लेते हैं x। एक मिनट, 94 है, 0.94 रेज टू 1 अपॉन 3 माइनस 1 इंटू 100। यहाँ पे आ गया 0.94 रेज टू 1 अपॉन 3, इसको हमने x मान लिया। अब लॉग टेबल्स की तरफ चलते हैं। लॉग टेबल्स यहाँ पे x है 0.94 रेज टू 1 अपॉन 3, लॉग x होगा 1 अपॉन 3 लॉग 0.94। अभी तक हमने जो लॉग निकाला था वो 1 से बड़ा होता था। फिर हम क्या देखते थे, पहले मेंटिसा पार्ट देखते थे। मेंटिसा पार्ट देखने का तो तरीका यही रहेगा, मैं 94 के सामने देख रही हूँ, लॉग देखते हुए हमें एक बार के लिए डेसिमल को नहीं देखना होता। 94 के सामने 0 के नीचे 9731, तो ये वैल्यू तो एज इट इज लिख लो 9731। अभी तक हम क्या करते थे, लॉग देखते थे वो 1 से बड़ा होता था, फिर हम देखते थे कि डेसिमल के पहले कितने डिजिट है उसमें से एक माइनस करो, इधर डेसिमल के पहले उतना लगा दो। अब ये एक से छोटा नंबर है, 0.94 जो है एक से छोटा है। जब भी कोई नंबर एक से छोटा हो और उसका लॉग देखना हो, मेंटिसा पार्ट तो हम ऐसे ही लिख देते हैं
कैरेक्टरिस्टिक पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं कि डेसिमल के जस्ट आफ्टर कितने जीरोस हैं। अब आप देखो यहाँ पे डेसिमल के जस्ट आफ्टर 9 है जो कि 0 नहीं है। अगर ऐसा होता तो अलग सिनेरियो होता। आपको देखना है कि डेसिमल के बाद कितने जीरोस हैं। एक भी जीरो नहीं है, एक भी जीरो नहीं है, यानी कि 0 जीरोस हैं। 0 0 0 प्लस 1 कर दो 1 होता है, तो यहाँ पे लगा दो 1 बार, यहाँ पे लगा दोगे आप 1 बार। आप ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि जब भी आपको एंटी लॉग देखना है तो एंटी लॉग आप माइनस वैल्यू का नहीं देख सकते, आपको प्लस वैल्यू का देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसको 1 बार लगा देते हैं, अभी आपको समझ में आएगा, 1 मिनट। तो अभी इसको 1/3 कर दिया मैंने। अब हम क्या करते हैं, इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको कैसे करेंगे, याद रखना ये 1 बार है, 1 बार का मतलब कि -1 है। मेंटीसा पार्ट यानी 0.9731 पॉजिटिव है और 1 नेगेटिव है। -1 प्लस 0.9731 ऐसे है ये। तो अब हम क्या करेंगे, 1 में से 0.9731 को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा 0.0269। लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस वाला वैल्यू बड़ा है, 1 बड़ा है उससे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3। अब log x 0.0269 से 3 को डिवाइड कर दो तो हमारे पास आ जाता है 0.0089 और माइनस का साइन तो रहेगा। अब हमें इसका एंटी लॉग निकालना है। एंटी लॉग कभी भी नेगेटिव वैल्यू का नहीं निकलता, तो हमें इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसका एंटी लॉग दिखाने के लिए इसमें एक प्लस कर देंगे। मेंटीसा पार्ट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए ताकि हम उसका एंटी लॉग निकाल सके। अभी इसमें यहाँ पे माइनस होने का मतलब है कि कैरेक्टरिस्टिक माइनस है खाली, और यहाँ पे माइनस बाहर होने का मतलब है पूरा मेंटीसा पार्ट भी नेगेटिव है। इसको हमें पॉजिटिव बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 प्लस कर देंगे और 1 माइनस कर देंगे। +1 -1 0 होता है, तो 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, आप किसी में भी ऐड कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। तो अभी हमने क्या किया, 1 में से 0.0089 को माइनस कर दिया, तो हमारे पास आ जाएगा 0.991। लेकिन यहाँ पे -1 को भूल गए, ये हमने सॉल्व किया। अभी -1 को नहीं भूल सकते, तो -1 की जगह पे यहाँ पे लगा देंगे हम 1 बार, 1 बार लगा दिया। अब इसका हम एंटी लॉग देख सकते हैं, तो हमें एंटी लॉग देखना है बार 1.991 का। बार 1 मतलब -1 नहीं लिख सकते, क्योंकि वो शो करेगा कि हमारा पूरा मेंटीसा ही नेगेटिव है। तो हमें एंटी लॉग देखना है अभी बार 1.991 का। तो एंटी लॉग देखते टाइम हम डेसिमल को कंसीडर करते हैं, तो 0.99 के सामने 1 के नीचे देखो, यहाँ पे 0.99 के सामने 1 के नीचे वैल्यू है 9795। अब हम देखते हैं कि डेसिमल के पहले कौन सा डिजिट है, ये है बार 1 यानी कि -1। +1 करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 पॉइंट के पहले बाद डेसिमल लगाओ, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 पॉइंट, तो 0.9795 हमारी वैल्यू आ गई है 0.9795। इसको हम अपने क्वेश्चन में पुट कर लेते हैं। यहाँ पे पुट कर देंगे 0.9795 -1 × 100। अब 1 में से मुझे माइनस करना है 0.9795 को। 1 के बाद कितने भी 0 लगा दो, तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5020। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 0.0205 माइनस, क्योंकि -1 है, बड़ा नंबर माइनस वाला है, तो माइनस × 100 करेंगे, तो ये आ जाएगा -2.05%, यानी कि उनको नेगेटिव रिटर्न आया है -2.05। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। आगे करते हैं। मिस्टर कुमार हैज इन्वेस्टेड 20,000 इन ईयर 2014 फॉर 5 years। तो प्रेजेंट वैल्यू है 20,000, एन है 5,
CAGR for that investment turned out to be 11.84%. 11.84% है उनका CAGR। तो एंड बैलेंस क्या होगा, यानी फाइनल वैल्यू निकालनी है हमें यहाँ पे। तो CAGR का फॉर्मूला लिख देते हैं, CAGR FV अपॉन PV रेज टू 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू 100। ये आपको दे रखा है 11.84। इस 100 को इधर ले आओ, यहाँ पे बच गया FV अपॉन PV क्या है 20,000 रेज टू 1 अपॉन 5 माइनस 1। अब इस माइनस 1 को भी इधर ले जाओ, इधर आ गया 0.1184। जब भी ऑपोजिट पार्ट ऑफ फ्रैक्शन में जितने जीरोस होते हैं उतना ही डेसिमल उधर को खिसक जाता है। जैसे यहाँ पे 2 जीरोस हैं तो डेसिमल 1 2 यहाँ पे खिसक के 0.11 हो जाएगा। इसमें +1 कर दो तो यहाँ पे आ गया आपका FV अपॉन 20,000 रेज टू 1 अपॉन 5। ये आ गया 1.1184। मुझे इस 1/5 को बनाना है, एलिमिनेट करना है, तो मैं दोनों साइड का 5 ले लेती हूँ। यहाँ पे आ गया मेरे पास FV अपॉन 20,000 1/5 इंटू 5, ये कट के एलिमिनेट हो गया। अब मुझे इस वैल्यू को चाहिए, मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए, तो हम इसको मान लेंगे x। लेट x इज इक्वल टू 1.1184 रेज टू 5। लॉग टेबल से देखेंगे, यहाँ हमें x एज्यूम किया है, हमने x एज्यूम किया हमने 1.1184। और लॉग के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट 4 डिजिट ही चाहिए होते हैं, तो मैं 4 को स्किप मार के बस इतने ही डिजिट ले रही हूँ रेज टू 5। तो log x विल बी 5 log 1.11848। तो मुझे देखना है 11 के सामने 1 के नीचे और 8 के नीचे। तो 11 के सामने 1 है 0453 और 8 है, इसके बिल्कुल सामने दो दो वैल्यूज दे रखी हैं। बट आपको क्या करना है, अगर ये 0453 ऊपर दे रखा है तो 8 के सामने वाली ऊपर वाली वैल्यू लेनी है 31, ना कि 29। इसके बिल्कुल सामने वाली वैल्यू लेनी है 31, 8 के नीचे 31 लेंगे तो यहाँ पे आ गया 0484। तो आ गया हमारे पास 50484। अब देखना है क्या ये नंबर 1 से बड़ा है, यस बड़ा है। पॉइंट के पहले कितने डिजिट है, एक ही डिजिट है, तो 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पे लग जाएगा 0। तो अब log x क्या आ जाएगा, 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दो। 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.242। ये आ गया हमारे पास log x। x निकालना है तो हमें इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा 0.242 का। तो 0.242 का एंटी लॉग लेते हैं। यहाँ पे 0.242 का एंटी लॉग, 0.24 के सामने और 2 के नीचे ये वैल्यू आ रही है 1746। डेसिमल के पहले कौन सा डिजिट है, 0, 0 + 1 1, तो यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो 1.746। 1.746 यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 1.746 इज इक्वल टू FV अपॉन 20,000। तो FV निकाल लेंगे 1.746 इंटू 20,000, 34,920। आपके बुक में आंसर दे रखा है 35,000, क्योंकि हमने लॉग से निकाला है और एक स्किप भी किया, 1 8 था 4 था तो इसको स्किप किया, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। आपका क्वेश्चन कोई गलत नहीं कर सकता अगर आपको
लॉग से निकालना है तो, अदरवाइज वो वैल्यूज देंगे तो वैल्यू पुट करके आप ऐसे आंसर निकाल सकते हो। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब करते हैं आगे 12। Mr. Naresh has bought 200 shares of City Look Company at ₹100 each in 2015। 200 शेयर्स खरीदे हैं 100 ईच यानी कि 20,000 की उनकी इन्वेस्टमेंट है। आफ्टर सेलिंग देम ही हैज रिसीव 30,000 तो विच अकाउंट्स फॉर 22.47% CAGR। तो उनकी फाइनल वैल्यू है 30,000, CAGR है 22.47%। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच ही वाज होल्डिंग द शेयर्स। आपको निकालना है एन कितना आपका, तो आपका एन कितना है उसके लिए पहले फॉर्मूला लगा देते हैं। CAGR FV अपॉन PV रेज टू 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू 100। ये है 22.47। इस 100 को मैं इस स्टेप में ही इधर लेके आ रही हूँ। यहाँ पे आ गया आपके पास PV रेज टू 1 अपॉन n माइनस 1। अब अगले स्टेप में इस माइनस 1 को भी इधर ले आएंगे, प्लस 1 हो जाएगा। FV अपॉन PV 1 अपॉन n। ये हो गया आपके पास 1.2247। FV है 30,000, PV है 20,000 रेज टू 1 अपॉन n हमें निकालना है। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1.5 रेज टू 1 अपॉन n 1.2247। अब हमें वैल्यू चाहिए 1.5 रेज टू 1 अपॉन n की। इसकी बजाय मैं दोनों साइड की पावर n ले लेती हूँ, तो 1147 रेज टू n और यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 अपॉन n इंटू n, ये कट जाएगा। तो हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई। अभी भी हमें चाहिए होगा लॉग चाहिए होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, दोनों साइड का लॉग ले लेते हैं। n लॉग 1.2247 और इधर का है आपके पास 1.5, इसका लॉग ऑफ 1.5। अभी हमें दो लॉग देखने हैं 1.2247 एंड 1.5, इन दोनों का हमें लॉग देखना है। तो हम देख लेते हैं यहाँ से। हमें लॉग देखते हैं 1.5 का और 1.2247 दोनों का। तो 1.5 दोनों 1 से बड़े हैं। 15 के आगे देखेंगे 1761, तो 1761 डेसिमल के पहले एक डिजिट है तो 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब मुझे इसका लॉग देखना है तो मैं पहले बस 4 डिजिट को रेफर करती हूँ, 225 ले रही हूँ क्योंकि लॉग देखते टाइम 4 ही डिजिट चाहिए होते हैं। तो 12 के सामने 2 के नीचे और फिर 5 के नीचे, तो 12 के सामने 2 के नीचे है 0864 और बिल्कुल इसके सामने 5 के नीचे दो वैल्यूज दे रखे हैं, बट क्योंकि 0864 ऊपर है तो इसके सामने ऊपर वाली वैल्यू 18 लेंगे ना कि 17, तो 18 को ऐड कर दोगे, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0882 0882 आ गई इसकी वैल्यू। अब डेसिमल के पहले कितने डिजिट है, एक ही है, 1 माइनस 1 0, तो ये वैल्यू आ गई। अब हमें ये दो वैल्यूज पुट करनी है अपने इक्वेशन में। एंटी लॉग निकालने की जरूरत ही नहीं है, दोनों साइड पे इक्वेशन के दोनों साइड पे लॉग है, उसकी वैल्यू निकाल ली 0.1761 और यहाँ पे पुट कर लेते हैं। 1.2247 इसका था 0.882 और इसका था 0.1761 और यहाँ पे है n। बस अब एंटी लॉग की क्या जरूरत है, n निकाल लेंगे। 0.1761 को डिवाइड कर देंगे 0.882 से। डेसिमल को एलिमिनेट करना हो तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं 1 2 3 4 उतने जीरोस ऑपोजिट पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन पे लगा लेते हैं। जैसे यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 2 3 तीन डिजिट है, डेसिमल को एलिमिनेट कर दो और ऊपर 3 जीरोस लगा दो। तो अब बस 1761 को 8820 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास
0.0882 था, ना कि 0.0882 था। यहाँ पे था 0.0882, तो 882 लिखा। यहाँ पे 10,000, क्योंकि 4 डिजिट है डेसिमल के बाद, यहाँ पे भी 4 डिजिट है तो 10,000 लिखा। अब इन दोनों को आपस में जब आप डिवाइड करोगी तो आपके पास आएगा 1.996। अब नंबर ऑफ ईयर जो है वो पॉइंट में नहीं हो सकता, नेचुरल नंबर होता है, तो ये आ जाएगा आपका 2। तो 2 साल के लिए उन्होंने इन शेयर्स को होल्ड किया था। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट है इसका। अ स्टार्टअप कंपनी इन्वेस्टेड 3 लाख इन शेयर्स फॉर 5 years, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू आपकी 3 लाख। Value of this investment was 3,50,000 at the end of second year, 3,80,000 at the end of third year, and on maturity final value stood at 4,50,000। तो 4,50,000 हो गए, कितने सालों में हुए यहाँ पे, एंड ऑन मेच्योरिटी 5 सालों के लिए किया था। मेच्योरिटी कब हुई होगी? 5 सालों के बाद, यानी एन आएगा आपका 5। कैलकुलेट द CAGR, तो CAGR का फॉर्मूला लगाएंगे FV upon PV raised to 1 upon n minus 1 into 100। तो CAGR आ जाएगा FV 4,50,000 divided by 3 lakh raised to 1 upon 5 minus 1 into 100। ये 0 से ये 0 कट गया, तो ये आ जाएगा आपके पास 1.5। 1.5 raised to 1 upon 5 minus 1 into 100। आपको ये वैल्यू दे रखी है इस बार, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 1.084 minus 1 into 100, तो 0.084 into 100, ये आ गया आपका 8.4% उनका ये रिटर्न CAGR। तो इसके साथ ही ये वीडियो खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 13.3। इसके साथ ही ये वीडियो खत्म होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।